अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है ये है आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी एंड ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बारह आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की। तो ये देखिएगा, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इन वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसियस आइंस। यानी हमारे पास एक मोल एटम्स हैं किसी एलिमेंट के और वो गैसियस स्टेट में हैं। उस स्टेट में उन एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, रिमूव करना, और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? जो कि सबसे लूजली बाउंड होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब क्योंकि हम एटम्स में से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको लिए हम कह देते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम और फ्रॉम ईच एटम इन वन मोल ऑफ एटम्स। हमारे पास वन मोल होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है? किलो जाउल पर मोल। पर मोल क्या जाहिर कर रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? वन मोल है। ठीक है, तो ये सिंपल लफ्जों में क्या है कि किसी भी गैसियस एटम के वन मोल्स में से, ठीक है, वन मोल गैसियस एटम्स में से सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगी? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ जरा देखिएगा, सोडियम है। तो सोडियम जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? वो सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा, उस पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 494 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, और जो हमारे पास प्रीवियस बुक थी उसमें क्या थी एनर्जी? 496 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह कैल्शियम जो है, कैल्शियम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 490 किलो जाउल पर मोल। यानी कैल्शियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू सोडियम। इसी तरह इफ अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है उसको रिमूव करते हैं फ्रॉम ईच आइन इन वन मोल ऑफ गैसियस आइंस। अब ये जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो आइन बन जाता है, पॉजिटिव आइन। तो अब हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है? वो हमने आइंस में से निकालना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास वन मोल गैसियस आइंस हैं तो उसमें से हम अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? इसके कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ कैल्शियम के बाद कैल्शियम की देखें तो कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी थी? 590 किलो जाउल। 590 किलो जाउल। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? वो है 1150 किलो जाउल पर मोल। अब इसकी रीजन क्या है कि जब एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो न्यूक्लियस की बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। न्यूक्लियस का होल्ड पहले की निस्बत अब ज्यादा है बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है, तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह जरा देखें, अगर हमने क्या करना हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो, ठीक है, गैसियस टू प्लस आइंस। ठीक है, यानी ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो आयन के ऊपर कितना चार्ज होगा? टू चार्ज होगा, टू प्लस। तो उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है कैल्शियम की वो कितनी है? वो बहुत ही ज्यादा है, वो है 4940। ठीक है, 4940 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है कैल्शियम में से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक हो गया। अब यहां जरा देखिएगा, एन एलिमेंट कैन हैव सेवरल आयनाइजेशन एनर्जीज, द एग्जैक्ट नंबर कॉरिस्पॉन्ड्स टू इट एटॉमिक नंबर। वो कह रहा है कोई भी एलिमेंट है तो उसकी सेवरल आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है, और एग्जैक्ट नंबर किस पर डिपेंड करता है? वो एटॉमिक नंबर के कॉरिस्पॉन्ड है।
अब यहाँ पे मैं एक और आपको बात बता दूं कि जो कैल्शियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की निस्बत। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि कैल्शियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसका ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल हो गया है, ठीक है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, पीछे जो उसका शेल है वो क्या है, वो कंप्लीटली फिल है। तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि वो अब स्टेबल स्टेट में आ चुका है, ठीक है। तो इस वजह से कैल्शियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, तो ये आपने जरा देखना है कि न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, more difficult is the removal of electron from an atom. For this reason, ionization energy increases with an increase in the effective nuclear charge. अब पहली बात कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते किसे? न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। यानी असल में न्यूक्लियस की कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, होल्ड करेगा, तो उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो इसलिए जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो है साइज ऑफ एटम या फिर आयन, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा, इन बिगर एटम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीकर, ठीक है। देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। यानी जैसे जितना बड़ा साइज होगा एटम का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना आसान हो जाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे एटम या आयन का साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइज ऑफ एटम और आयन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। यानी इसके लिखना तो ऑपोजिट चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो क्या है जी, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। तो द आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम फुली और हाफ फिल्ड शेल्स, ठीक है। यानी कि अगर हाफ फिल्ड शेल है या कंप्लीटली फिल्ड शेल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, एक एक्सेप्शन है कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या है, ठीक है। अब जो नोबल गैसेस हैं, इन दे हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। यानी कि हम पीरियड में देखें तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, वो होती है नोबल गैसेस की। तो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उनके पास फुली फिल्ड शेल होता है, ठीक है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 NP6। तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस वजह से नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। इसी तरह ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन है, अब देखें तो लेफ्ट टू राइट जो है ना नॉर्मली, ठीक है, नाइट्रोजन पहले आता है और ऑक्सीजन बाद में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है नाइट्रोजन की निस्बत, ठीक है। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है नाइट्रोजन की निस्बत। तो इसकी रीजन क्या है, तो रीजन जरा देखिएगा, ये जी है आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के जो वैलेंस शेल है
उसमें क्या है जी, उसमें 2s में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2p में 3 होते हैं। 2px में एक होता है, 2pz में होता है। अब नाइट्रोजन के भी p सब शेल है वो हाफ फिल्ड है विच इज स्टेबल, जबकि ऑक्सीजन का क्या है, उसमें 2px में एक है, 2py में एक है, 2pz में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब यहाँ पे आपने जरा देखना है कि दोनों में से हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है। नाइट्रोजन का पी सबशेल हाफ फिल है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ जरा देखिएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 1403, जबकि ऑक्सीजन की कितनी है, 1365। तो ये डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की निस्बत कम क्यों होती है। अब यहां जरा देखिएगा, although nitrogen has 1 unit less positive charge in its nucleus than oxygen, but due to extra stability of half filled subshell, अब नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड सबशेल है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है जी शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे शील्डिंग इफेक्ट को मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूं। होता क्या है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। इस शेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इस न्यूक्लियस की इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। किस तरह करते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। ये जो इफेक्ट है कि जिसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की कशिश को कम कर देते हैं, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है। अब जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी कम होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा, उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहां पे जरा देखिएगा, ग्रेटर द शील्डिंग easier is to remove the valence electron from an atom, larger the number of inner electrons greater is the screening effect, therefore lower is the ionization energy। वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी और स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट क्या है जी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी जो है कह लें कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी जब शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास फैक्टर, वो है स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन पेयर रिपल्शन, अब इसमें जरा देखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल द रिपल्शन बिटवीन देम कैन लोअर आयनाइजेशन एनर्जी compared to removing an unpaired electron. This is because the paired electrons experience increased repulsion, making it slightly easier to remove one of the paired electron. अब होता क्या है कि एक ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो पेयर्ड हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है बजाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं, हमारे पास जो है नाइट्रोजन की जो पी सब शेल है, वो उसमें क्या है जी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरह है। तीनों पी सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये सारे ही क्या है, अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन जो है उसमें क्या है जी, उसमें जो 2p है, उसके जो 3 ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz, उसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है और बाकी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अब ये वाला जो है, ये वाला एक सेकंड, दिस वन, अब ये जो है ये पेयर्ड है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक आसानी से निकल सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड पेयर्ड की निस्बत
उनके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है कि ऑक्सीजन के पास जो है हैज़ टू स्पिन पेड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2p ऑर्बिटल। जो उसके 2p ऑर्बिटल है उसमें क्या है जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि स्पिन पेड है। ठीक हो गया। द आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव वन ऑफ दीज पेड इलेक्ट्रॉन्स इज रिलेटिवली लोअर ड्यू टू इंक्रीज रिपल्शन बिटवीन द पेड इलेक्ट्रॉन्स। जबकि नाइट्रोजन जो है इसके पास है 3 अनपेड, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्पिन पेयरिंग रिपल्शन क्या होती है, कम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बात आपको याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में होते हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयर्ड होते हैं। ठीक है। उनकी स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अगर एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, सेम स्पिन के साथ हों, तो उनमें रिपल्शन इतनी ज़्यादा होगी कि वो क्या करेंगे, वो एक ऑर्बिटल में रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये जो चंद फैक्टर्स थे जो कि हमने डिस्कस किए आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। तो इसमें जो फैक्टर्स हैं मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। न्यूक्लियर चार्ज है, साइज ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, शील्डिंग इफेक्ट है, स्पिन पेयर रिपल्शन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। कौन कौन से पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब है कि पीरियड में और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रुझान है, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट उसका क्या ट्रेंड है। ठीक है। तो यहाँ जरा देखिएगा, गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, सबसे पहली बात कि ग्रुप की बात हो रही है तो ग्रुप हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। अब टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, साइज इंक्रीज होता है। तो साइज के इंक्रीज होने से क्या होता है जी, साइज के इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। ठीक है। तो यहाँ जरा देखें, डाउन द ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जारी बात है न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता ही है, बट एज द साइज ऑफ द एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काजिंग द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन डाउन द ग्रुप साइज भी इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। ठीक है। तो आपने याद रखना है टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है। तो इसका क्या ट्रेंड होगा जी, हम बात करें अगर अल्कली मेटल की, तो अल्कली मेटल क्या है जी, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। तो टॉप टू बॉटम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। अच्छा, अल्कली मेटल्स में जो लिथियम है, ठीक है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2s सब शेल में, सोडियम के 3s में, पोटाशियम के 4s में, रुबीडियम के 5s में और सीजियम के 6s में। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो उनको निकालना जो है वो आसान होता है। ठीक है। तो इसी वजह से जो है सबसे जो कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो किसके लिए चाहिए, वो सीजियम के लिए चाहिए, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फार्थेस्ट हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसी तरह हम बात करते हैं पीरियड में। पीरियड है जी लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट जो है, लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, अनचेंज होते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो हमने पढ़ा है अभी फैक्टर्स में कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल है। तो इसलिए फिर क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट अगर हम बात कर रहे हैं पीरियड में, तो नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहता है। तो इस बेस पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, यहाँ पे हम इस फिगर की इस जो है ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहला पीरियड जो है उसमें दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। उसके बाद हम सेकंड की बात करें, सेकंड पीरियड की, तो इसमें है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो लेफ्ट टू राइट जो है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन ये है कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन की निस्बत ज़्यादा है, और इसी तरह नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा है। तो ये आपने याद रखना है। इसमें वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि नाइट्रोजन में हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जिसकी वजह से स्टेबल है,
और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा होती है। इसी तरह बेरिलियम जो है, इसमें जो एस सब शेल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बोरोन जो है तो इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये जो है बेरिलियम, इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि जब बोरोन में से 2p में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे 2s 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बचेगी जो कि स्टेबल है, तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। ठीक है, तो आपने नॉर्मली यही याद रखना है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि बेरिलियम की ग्रेटर होती है बोरोन से और नाइट्रोजन की ग्रेटर होती है ऑक्सीजन से। अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं थर्ड पीरियड की। अब थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन, आर्गॉन की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी दो एक्सेप्शंस हैं। वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो है जो फास्फोरस है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किससे ज़्यादा है, वो सल्फर से स्लाइटली ग्रेटर होती है। तो यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने ग्रुप 2 में जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बेरिलियम और बोरोन के कंपैरिजन में डिस्कस किया कि जहाँ फास्फोरस जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए स्लाइटली ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सल्फर। और मैग्नीशियम में क्या होता है, इसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एलुमिनियम में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और साथ में 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो p वाला आसानी से निकल जाता है। तो इसमें मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एलुमिनियम से ज़्यादा होगी और फास्फोरस की सल्फर से। तो अगर हम ओवरऑल बात करें ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे हाई एनर्जीज जो होती हैं आयनाइजेशन एनर्जीज, वो होती हैं नोबल गैसेस की। ठीक है, और सबसे आसान जो है इलेक्ट्रॉन को निकालना और सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होंगी, वो होंगी अल्कली मेटल्स की। तो ये दो पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। हाईएस्ट नोबल गैसेस की है, जबकि लोएस्ट अल्कली मेटल्स की है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्विक चेक। एक्सप्लेन विद रीजन फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेसर देन बेरिलियम। अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि जो बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। तो यहाँ पे बेरिलियम की क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, स्टेबल है, उसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बोरोन जो है उसमें 2s में 2 और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो किसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बेरिलियम की। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन मैग्नीशियम। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये डिस्कस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन आयनाइजेशन एनर्जी एज यू गो डाउन ग्रुप 3। अब ग्रुप 3 की बात करें, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रीजन क्या है, टॉप टू बॉटम न्यू शेल्स आते हैं, उसमें और क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा। तो इन सब की बेसिस पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो ये हमारा लेक्चर था आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी एंड ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद